नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके थे, तो हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है, 51। तो पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं मतलब आज का पहला क्वेश्चन है और इस सेट का क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकरणन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता है? तो ऑप्शन है, परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है, परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। ऑप्शन सी कहता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों पर, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, तो घूमते हैं। जबकि ऑप्शन डी कहता है, निम्नलिखित और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। तो इसका आंसर है सी। आंसर क्या है? सी। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, उस पर घूमता है। ये रदरफोर्ड ने नहीं कहा था। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा वृत्ताकार पथों पर, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, उस पर घूमते हैं। ठीक है, ये अवधारणा बोर ने प्रतिपादित की थी, ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथों पर घूमता है, जिसे कक्षा कहते हैं। ये बोर मॉडल है। किसका है? तो बोर का मॉडल है। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु रिक्त होता है। ठीक है, दूसरा कहा था कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, जिसे नाभिक भी कहते हैं। और नाभिक का आधार आकार जो है एक फेमी या 10⁻15 10⁻−15 मीटर होता है। चौथा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन है, चालक, ठोस है। यह ग्रेफाइट एक चालक है और ठोस भी है। जालक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आयनिक ठोस है। तो सहसंयोजक ठोस और आयनिक ठोस दो अलग प्रकार की चीज है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है सही है और दूसरा गलत हो सकता है। बाकी चालक ठोस और जालक ठोस एक साथ हो सकते हैं, जबकि सहसंयोजक ठोस और आयनिक ठोस एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं। तो आंसर दोनों में से हमारा कोई एक होगा। ठीक है, इसका आंसर है डी, मतलब ये आयनिक ठोस नहीं हो सकता है। ठीक है, जालक ठोस है, चालक ठोस है, सहसंयोजक ठोस भी है, जबकि ये आयनिक ठोस नहीं है। सहसंयोजक और आयनिक दोनों एक बंध होते हैं, जिसे बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट के बारे में हम कुछ जान लेंगे। ग्रेफाइट एक मुलायम ठोस होता है और ये भंगूर रंग का होता है। ठीक है, इसकी कठोरता लगभग 1 से 2 स्केल पे मापी गई है। इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टिविटी भी बहुत तेज होती है इसकी, और ये एक अच्छा सुचालक है उष्मा का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 53 में जाएंगे। तो 53 क्वेश्चन नंबर कहता है,
एक रीजनिंग का एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो 2 से 9 हो जा रहा है, 9 से 37 हो जा रहा है, 37 से 149 हो जा रहा है। तो इसमें हम देख के बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एक गुना करके बनाया गया एक सीरीज है, जिसमें कि अगर हम 2 गुना 4 प्लस 1 करते हैं तो ये 9 हो जाता है। उसी प्रकार 9 गुना 4 करते हैं प्लस 1 करते हैं तो 37 हो जाता है। तो 37 गुना 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 149 हो जाएगा। उसी तरह 149 गुना 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 1 37, यानी लास्ट में 7 डिजिट होना चाहिए। तो लास्ट में 7 डिजिट ये है और यही आंसर है, ठीक है। और अगर अगर मुझे आगे भी चेक करना है तो अगर इससे गुना 4 प्लस 1 करेंगे, 7 चौक 28 प्लस 1 लास्ट में 9 है, जो कि सही है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो किसी एक चीज़ को पकड़ेंगे, ठीक है, या तो ये वाला या तो ये वाला। चलिए हम ये वाले को लेकर चलते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो क्लॉकवाइज एक साइड बढ़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ के बाद डायरेक्ट ये फिर यहाँ आएगा। तो इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि ये बीच में तो नहीं हो सकता, ऊपर भी नहीं, एक ही ऑप्शन है जो ये होगा और यही इसका आंसर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सी का रिलेशन एम के साथ प्लस के साथ है। तो प्लस मतलब होता है कि ए जो है, अगर ए प्लस बी है तो ए जो है बी का पिता है या ए का बेटा बी है। ए जो है बी का बेटा है। तो अगर देखा जाए, हम यहाँ अगर सीरीज बनाएं तो सी जो है एम का बेटा है, एम का बेटा सी है। पुरुष को हम प्लस से डिनोट करेंगे और एम जो है एम माइनस एस है। तो एम माइनस ए है, मतलब एम जो है बी की पत्नी है। एम जो है बी की एम जो है एस की पत्नी है, सॉरी। अगर एस की पत्नी एम है तो ये दोनों का रिलेशन शादीशुदा है, तो ये अपने आप ही पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। और एस का रिलेशन के से जो है कि एस ए जो है बी का पिता है। अगर एस जो है के का पिता है, इसका मतलब एस का के पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, ठीक है। के जो है माइनस के साथ रिलेशन है, यानी के जो है पी की पत्नी होगी। के पी की पत्नी होगी तो के पी प्लस अपने आप हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका रिलेशन पति पत्नी का है। अब पी जो है डिवीजन है, यानी ए जो है बी का भाई है, यानी पी जो है बी का भाई है, टी का भाई है। तो ये भाई हो गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी के एम की पुत्री है। के जो है एम की पुत्री है, क्योंकि निगेटिव साइन है तो ये भी सत्य है, एम की पुत्री है, ये सत्य है। के एम जो है के जो है एम की भतीजी है। के एम की भतीजी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पति पत्नी है। तो दोनों में से एक ही गलत है, यानी ये गलत है। दूसरा कहता है सी एस का बेटा है। सी जो है एस का बेटा है, ये सत्य है। के जो है टी का भाई है। के जो है के टी के भाई की पत्नी है। के टी के भाई की पत्नी है, हाँ, टी का भाई बहन का रिश्ता है, ये भी सत्य है। तो आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। नितिन अपने घर से निकलता है और 45 मीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लिया जाए नितिन का घर यहाँ है, यहाँ से वो 45 मीटर निकल के पूर्व की दिशा में, जैसे कि हम जानते हैं ये अगर देखा जाए तो ये पूर्व हो गया,
ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, तो P जो है 45 मीटर इधर चला नितिन, फिर वह बाएं मुड़ गया। अगर बाएं हम मुड़ेंगे तो ऊपर जाना होगा और 48 मीटर चलेंगे। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर 27 मीटर चलता है, 27 मीटर चला। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता और 55 मीटर चलता है। बाएं मुड़ के अंतिम बार 55 मीटर नीचे चलेगा, ये 48 हो गया, और 55 चलता है, यानी 2 और 7 मीटर नीचे चलाएगा इससे। ठीक है, वह खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर से 7 मीटर दक्षिण में है। खंबे से 7 मीटर दक्षिण में यहाँ है। ठीक है, 7 मीटर। अगर वह खंबे से कितनी दूर है, खंबे से ये मान लिया जाए जो ये खंभा जो है 7 मीटर दूर है, 7 मीटर माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी अगर 45 से 27 को माइनस करेंगे 8 बचेगा, एक 18 मीटर दूर है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, कह रहा है एक सीरीज है, प्लस का अर्थ डिवीजन है। हम इसी डायरेक्ट को इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। 49 है, डिवीजन माइनस का सिंबल है तो माइनस का अर्थ होता है प्लस, इसको प्लस कर देंगे। 6 है, 6 लिखेंगे। डिवीजन का है, डिवीजन का साइन का मतलब होता है गुना, 6 गुना 4। प्लस का मतलब भागा होता है, भागा करेंगे 2 हो गया। गुना का मतलब क्या है, माइनस, माइनस करेंगे -14 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 2 हो गया, यानी 49 + 12 -14 तो बचेगा 47। बी आंसर हो जाएगा। ये एक दर्पण का सवाल है। तो दर्पण में आपको देखने में ये और ये सेम जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसका दर्पण तो ऐसे ही बनेगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। इसका एंगल देखिएगा थोड़ा देखने में ज़्यादा लगेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका एंगल लगभग बराबर है बी के साथ, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। इसमें अगर सवाल देखेंगे 59 का, तो आप देखिएगा हम डिफरेंस से देख के बनाएंगे। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 13। इस दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है, मतलब घट रहा है, माइनस माइनस हो रहा है। यहाँ से भी अगर सीरीज देखेंगे 13 का मल्टीपल है, यानी 13 यहाँ 39 घटना चाहिए, 39 घटेगा। और यहाँ से फिर अगर घटाएंगे 52 घटना चाहिए, यहाँ से फिर 65 होना चाहिए अंतर। तो यहाँ का 65 तो सही दिख रहा है मुझे, यहाँ 39 नहीं दिख रहा है, यहाँ 39 से ज़्यादा हो रहा है। अगर 39 घटाएंगे तो आएगा 7 आना चाहिए। तो लास्ट में अगर घटाएंगे 706 को 669 घटाएंगे, या यहाँ से हम अगर डायरेक्ट 39 ही घटा दें, 39 ही घटा लेते हैं, तो 9 7 16 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 और 6 666 होना चाहिए, और यहाँ जबकि 669 दे रखा है, तो आंसर ये होगा। इसमें अगर देखें MAN को 1 लिखा गया है, PEARL पर्ल को 2 लिखा गया है। उसी तरह टीचर कह रहा है, में क्या होगा। इसमें अगर देखें तो इसमें वोवेल की संख्या 1 है, इसमें अगर देखें तो 2 वोवेल है। इसी तरह इसमें अगर देखें तो 2 1 3 वोवेल है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखें तो माइटी लिखा हुआ है,
IGHTY। इसमें अगर देखिएगा NKJYTH, इसमें अगर देखा जाए इस 3 को अगर इधर से देखें तो इस H को ऐसे पलट दिया गया है, Y को ऐसे पलट दिया गया है। इस हिसाब से देखें MQYYLE है। इस हिसाब से देखेंगे तो ये Y यहाँ आ जाएगा, ये E यहाँ आ जाएगा और यहाँ L होगा। ELY लास्ट में होना चाहिए, सॉरी। उसी तरह ELY यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर देखेंगे तो यहाँ भी है। अगर इसी प्रकार हम देखें जर्मन को, यहाँ अगर हम लिख लें GERMAN, तो NAM लास्ट में होना चाहिए। NAM सब में है, 3 में है। और इसमें अगर देखिए जाए M से N हुआ है यानी +1 हुआ है, I से K हुआ है यानी +2 हुआ है, G से J हुआ है +3 हुआ है। अगर यहाँ भी देखें तो G से 1 बढ़ेगा H होगा, E से G होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 बढ़ेगा FG होगा, आंसर 1 होगा, ठीक है, आंसर 1 होगा। अगर हम इसको देखें HUSTLE, हसल, हसल को SFHEOT लिखा गया है, ठीक है। इसमें अगर देखिएगा 3 को पहले आधा कर दीजिए, ठीक है। इस 3 में से अगर देखा जाए, मान लिया जाए HUSTLE, इसको अगर 3 भागे बदलें तो T को यहाँ कर दिया गया है, E को यहाँ कर दिया गया है और L को L ही रहने दिया गया है। इधर भी देखा जाए तो H इधर कर दिया गया है, S को इधर कर दिया गया है और U को ये कर दिया गया है, यही देखेंगे आप। इसीलिए H सॉरी ये नहीं हुआ है, ठीक है। H इस H को तो यहाँ लिया गया है, E को यहाँ से यहाँ बदला गया है, हाँ, T को यहाँ से यहाँ किया गया है, E को यहाँ से यहाँ किया गया है, लेकिन L का अपोजिट लिया गया है, L का अपोजिट O होता है। इसी तरह H को यहाँ लिया गया है, S को यहाँ लिया गया है, U का अपोजिट F होता है। उसी प्रकार अगर हम इसको देखें टनल को, TUNNEL, टनल, N को N लिखा गया है, L को L लिखा गया है, इसको N को यहाँ N लिखेंगे, T को यहाँ T लिखेंगे, U का अपोजिट F होता है, NFT जहाँ भी होगा वही आंसर होगा, आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, कदम्बनी गांगुली और सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर है सी, कदम्बनी गांगुली, ठीक है। इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश की जाए तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी ये, और ये पहली महिला फिजिशियन भी 1886 में बनी। पहली बार ग्रेजुएशन इन्होंने 1882 में की थी
और 86 में इन्होंने पहली महिला फिजिशियन बनी। कदम्बनी जो है कांग्रेस के 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग ली थी, ठीक है। और ये पहली महिला बनी जो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला थी, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू जी थी, जो यूपी की बनी थी। और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो है राजकुमारी अमृत कौर थी। और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 64 पर बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक मुकदमा न चलाए जाने और न उसे दंडित किया जाए। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का 2, 22 का 2, 20 का 2 और 19 का 1। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 20 का 2, ठीक है। अनुच्छेद का 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जा सकता है और ना ही उसे दंडित किया जा सकता है, ठीक है। और यह मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 20 का 1 कहता है कि मूल आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है। यानी कि अगर कोई नियम, मान लिया जो कोई अपराध मैं आज किया हूँ, तो उसकी सज़ा मुझे आज के पहले जो कानून बना हुआ है उसके आधार पर दी जाएगी, ना कि मुझे इसकी सज़ा अगर कल कोई नया कानून बनता है उसके अनुसार मुझे दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 22 का 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के अवधि के अंदर जो है न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 का 1 ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, फारसी में लिखी गई थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी किताबें लिखी और इनका ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बुक इन्होंने 1809 में लिखी थी। वहीं 1820 में इन्होंने प्रीसेट्स ऑफ जीसस लिखा था और 1821 में बांग्ला भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी थी की पत्रिका को प्रकाशित किया था, जिस समय इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और 1822 में फारसी भाषा में इन्होंने मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। और 1815 में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना किया तथा मूर्ति पूजा, और कट जाति प्रथा की कठोरता और अर्थहीन रीति रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों का भर्त्सना की थी। राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविस हेयर के सहयोग से वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। और 1825 में इन्होंने कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 66 में हम पढ़ेंगे, जो कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर है बम्बई में स्वीकार किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव को, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में वार्षिक बैठक हुई, जिसमें कि
जिसका वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो की पुष्टि की गई थी। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। अगर हम इसकी बात करें, इस भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को और अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 को हम पढ़ेंगे विधवा पुनर्विवाह के बारे में। विधवा पुनर्विवाह जो कि 1861 के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह में का इसका आंसर है, अगर आप देखें तो डॉक्टर महादेव गोविंद रनाडे थे। महादेव गोविंद रनाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री ने की थी, जो कि 1950 में हुई थी। वही 61 में तो आप गोविंद रनाडे ने की थी। 50 में जो है महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम शास्त्री ने की थी। ठीक है, बहराम एम माला बारी ने बाल विवाह के खिलाफ विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत माना गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे कि दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है ए, दीन पनाह शहर का स्थापना की थी इन्होंने, हुमायूं ने। ठीक है, दीन पनाह। ठीक है, तो हुमायूं जो थे मुगल का दूसरा सम्राट थे, जो कि 1830 ईस्वी में सत्ता संभाली और 33 में उसने यमुना नदी के तट पर नए शहर जो है दीन पनाह के नाम से स्थापना की थी। इससे इस्लाम के विभिन्न संप्रदाय के लिए सभी धर्मों की सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। हुमायूं मूल की मृत्यु जो है 1856 में दीन पनाह के शेर मंडल पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने के बाद हो गई थी। अब हम कुछ निर्माण कार्य के बारे में बात करेंगे, जो कहाँ स्थित है और इसके निर्माणकर्ता कौन है, इसकी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तुगलकाबाद, जो कि दिल्ली में है, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। आगरा फोर्ट, ये आगरा में है, इसकी स्थापना अकबर ने की थी। दीवाने खास, ये भी आगरा में है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। और जंतर मंदिर दिल्ली में है, इसका स्थापना राजा सवाई जयसिंह ने की थी। जबकि चार मीनार जो हैदराबाद में है, इसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है, इसमें पूछ कर रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो ये दोनों कथन सत्य है। ठीक है, इनका दूसरा नाम गौतम था और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था और इनका जो है संबंध जो है छोटे से गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और गौतम बुद्ध को
लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुई थी। ठीक है, यशोधरा से हुई थी। इनके बेटे का नाम राहुल था। ठीक है। और ये 29 के एज में, 29 साल के एज में घर को छोड़ दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रम के नाम से जानता है, महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दी थी, जिसे हम बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को हम पढ़ेंगे। इसमें कहता है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष मतलब हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका आंसर है डी, 1931 में। तो इरविन समझौता हुआ क्यों था? इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये जो है गोलमेज सम्मेलन पहला गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था और दूसरे के पहले हुआ था। इसमें गांधी जी से अपेक्षा की गई कि ये एक राजनीतिक संबंध था जो कि 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था। इसका अपेक्षा गांधी जी से ये था कि गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भाग लेंगे और ये जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे उसका स्थगन करेंगे। ठीक है। 71वां प्रश्न है, इझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्हें जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर है केरल में हुआ था। ये केरल में पैदा हुए थे। ठीक है। नारायण गुरु एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, जिसे ओरु जाति, ओरु माथम और ओरु देवम मनुष्मन का नारा दिया था। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कहता है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया। किसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड मैकॉले ने इसके लिए काम किया था। जिसका आंसर है लॉर्ड मैकॉले। ठीक है। अगर हम इसके बारे में और जानते हैं तो इन्होंने एक सिद्धांत पे काम किया जिसका नाम था डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके अनुसार इनका कहना था कि अगर हम समाज के उच्च वर्ग को अगर शिक्षा देते हैं, उससे शिक्षा जो है छोटे वर्ग की ओर विस्तार होगा। हमें सिर्फ एक वर्ग को शिक्षा देंगे और बाकी वो वहाँ से छोटे वर्गों में फैल जाएगा। ठीक है। ये इन्हीं का सिद्धांत था। अगर हम बात करें तो 1882 में फिर डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक वुड डिस्पैच में के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु आयोग गठित किया गया था। जबकि लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में सहायक संधि के सिद्धांत पद्धति की वास्तविक के रूप में प्रारंभ किया गया था। डलहौजी ने व्यापकता व्यापकता प्रणाली के प्रारंभ की थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कहता है, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है। अगर हम मोनिका की बात करें तो ये 6 घंटे में काम करती है, जबकि मंजू इस काम को 5 घंटे में करती है और अनीता इसे 8 घंटे में करती है। इसका हम अगर एलसीएम लें, 8 पचे 40, 40 या 120 एलसीएम होगा। ये 20 बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा और ये 24 बार में जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है तीनों मिलके एक साथ इन्हें कितने दिनों में काम करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा
120 बटे 20 + 15 + 24 यानी 59। इसका आंसर ये होगा। अगर हम इसमें देखें तो इसको अगर ठीक से पूर्णांक में बदलें तो आंसर इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो इसका आंसर है बी 99 73। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 75 नंबर। यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत 1200 रुपये में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है? अगर हम देखें 12% की कमी होती है, यानी 12% की कमी को अगर हम लिखें तो 100 की चीनी अब 88 की हो गई थी। अगर हम इसका रिलेशन देखें चीनी और उसके मूल्य की तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर रेट को वेट से अगर करें तो ये ऐसे होगा। एक बटे वेट हो जाएगा। तो ये उल्टा होता है। अगर ये रुपया है तो इसका वेट जो है उल्टा हो जाएगा, यानी ये 88 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब कहता है इसको अगर हम रेशियो में है तो इसे हम कटाएंगे तो बनेगा 22 और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों के अंतर है 3। इसका अंतर 3 है। 3 की वैल्यू यहाँ दे रखा है। अब ठीक से देखें तो 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3/7 होता है। तो कहता है तो ये 22 किलो ना होकर शुरुआत में पूछ रहा है ना चीनी की वास्तविक मूल्य क्या थी, तो वास्तविक वेट 22 गुना 3/7 होगा। ठीक है, यहाँ से कर लें। ठीक है, 22 गुना 3/7 हो गया और मूल्य हमें दे रखा है 1200। अगर इसे कटाते हैं तो ये 400 बार में कट जाएगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 2800/22 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक से अगर मल्टीप्लाई डिविज़न अगर ठीक से कर लिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी आंसर ये निकलेगा। अगर हम इसे देखें ये तो डिवाइड है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/5 गुना 5 गुना 1/5। ये 5 से तो 5 कट जाएगा, यानी 1/5 बचेगा। 1/5 गुना ये बाहर वाला 1/5, यानी आ जाएगा 1/25। ठीक है, अगर हम नीचे वाले को सॉल्व करें तो आ जाता है 1/9 को अगर कॉमन कर लें तो 1 + 1/9 हो जाएगा। गुना 1/10 है तो 1/9 गुना 10/9 गुना गुना 1/10। अगर इसे हम कटाते हैं तो 10 से 10 कट जाएगा और 1/81 हो जाएगा यहाँ। सॉरी,
इसे अगर करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 81/25 अगर यहाँ देखें 81/25 और इसे अगर सॉल्व करेंगे 25 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 19 प्लस 19/25। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे 100/25 हो जाएगा और आंसर 25 चौका 100 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 को अगर सॉल्व करते हैं, कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 15% बढ़ा और उसकी चौड़ाई 12% बढ़ा तो इसमें जो है सक्सेसिव इंक्रीजमेंट होगा। यानी सक्सेसिव इंक्रीमेंट का जो फॉर्मूला होता है कि पहला परसेंटेज यानी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो 15 प्लस 12 प्लस 15 गुना 12 बटे 100, 15 और 12 हो जाता है आपका 27 प्लस 180, 15 दूना 30 और 15 3 18 हाँ बटे 100। इससे ये कट गया यानी 27 एक 28.8% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज से लपेट कर रखा जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए, ताकि उनके रंग में परिवर्तन ना हो, O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकना, क्षति के दौरान एथिलीन निर्माण को रोकना, सेब में अधिक आकर्षक दिखाई देने के लिए। इसका आंसर होगा 78 का बी, ऑक्सीजन के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है? ऑक्सीजन को रोकना, ताकि ऑक्सीजन का प्रवेश रोकता है। चोट लगने से एथिलीन का निर्माण होता है, उससे भी रोका जाता है। सूर्य की रोशनी को प्रकाश लगने से यह रंग बदलता है। ठीक है, ये रंग ना परिवर्तन हो ऐसा इसलिए किया जाता है। अब 679 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, इसका आंसर है बी। आंत्र अंकुरों के निर्माण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंत्र अंकुरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है, इसमें सूक्ष्म अंकुर होते हैं, ये सत्य है, सत्य नहीं पूछा है। इनके सतही क्षेत्र बढ़ जाते हैं, ये भी सत्य है। इनके भीतर कोशिकाएं और लैक्टिकल वाहिकाएं होती है, ये भी सत्य है। लेकिन यह केवल वसाओं के पाचन में भाग लेता है, ऐसा सत्य नहीं है, केवल ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये वसाओं के पाचन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, जल, लवण, अमीनो अम्ल तथा विटामिनों के अवशेषण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको अगर देखें तो ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, अगर इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करें तो यदि वस्तु अगर अनंत पे रखा हो, उत्तल दर्पण बना हो, ठीक है, सॉरी यहाँ अगर हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ हमारा फोकस पॉइंट है, ये अनंत में कोई वस्तु बनी है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, अगर अनंत और यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं रखी हो
तो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 81 में बढ़ें। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है परितारिका। परितारिका से हम आँख में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा, इसको हम नियंत्रित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। एक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक नाम क्या है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का एक औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑर्नॉल, इसे एक्रिलन कहते हैं। ठीक है। इसमें अगर आप देखें, इसको अगर आप इसके बीच वाले नाम से देखें तो यहाँ से आप नाम का पता लगा सकते हैं। एक्रिलोनाइट, यहाँ से एक्रिलो निकाल सकते हैं, एक्रिलन है आंसर। ठीक है। इसका मोनोमर इकाई जो होता है विनाइल साइनाइड होता है। विनाइल साइनाइड होता है जिसका फार्मूला होता है C3H3N। ठीक है। C3H3N, जिसे आप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN कह सकते हैं। ठीक है। एक्रिनॉल, ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि व्हेल को स्तनपायी अगर होता है तो मगरमच्छ क्या है? एक सरीसृप है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगर 84 को देखें तो ये एक ब्लड रिलेशन से सवाल है। कहता है एल का संबंध जो है ए से एट द रेट से है। एट द रेट का मतलब एल जो है एम का हस्बैंड है, यानी पति है। अगर ये पति है तो एम अपने आप में पत्नी हो गई, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है। और एम का के से संबंध जो है, एम जो है के की माता है। एम के की माता है, यानी एल पिता हो गया के का और एम माता हो गई। और के जो है जे का पति है। के जो है जे का पति है, जे माइनस हो जाएगी, के प्लस हो जाएगा। इसका रिलेशन पति पत्नी का है। और जे जो है ए की, जे जो है पुत्री है पी की। जे है पुत्री है पी की, इसकी बेटी हो गई। अब कहता है जे और एल का संबंध क्या है? तो जे और एल जो है बहू हो जाएगी। एल की बहू जे है, यानी पुत्र वधू हो जाएगी आंसर। इसमें अगर देखा जाए तो इसका संबंध अगर करें तो ये आपको देख के पता लग रहा होगा कि गुणा का संबंध है। ठीक है। इसमें गुणा का संबंध है। इसमें अगर देखते हैं तो कहता है कि अगर 2 का स्क्वायर निकालते हैं प्लस 2 को अगर 11 से गुना करते हैं, 11 दूना 22 और 4 26। उसी प्रकार अगर हम 27 का स्क्वायर निकालते हैं प्लस 27 गुना 11 करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1026। अगर आप देखें तो 27 का स्क्वायर होता है आप अगर 729 होता है, प्लस 27 का 7, 27 और 2 29। इसको जोड़िएगा, 9 7 16, 9 2 11, एक 12 2 बाकी है, 1 7 2 9 1 10, ये आंसर आएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें 152 को, हम लोग किसी तरह वीडियो अटक गया है, वो फंस गया था, तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 85 पे।
इसका आंसर हमने 8 निकाला था। वो भी कैसे निकाला था तो मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर 2 का स्क्वायर करें प्लस 2 गुना 11 करें तो ये आ जाता है 26। उसी प्रकार 27 का स्क्वायर करें प्लस 27 गुना 11 करते हैं तो आंसर आ जाता है 1026। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर करें प्लस 8 गुना 11 करें तो ये आ जाता है 152। इस प्रकार से 8 आंसर हुआ इसका। उसी प्रकार जिस प्रकार ओह जो है, आह जो है शोक से संबंधित है, उसी तरह सुंदरता जो है आकर्षण से संबंधित है। अगर इसमें हम देखें, एक मिनट, इसका जो है पेंसिल को थोड़ा और पतला कर लिया जाए, ठीक है। इस प्रकार जे और पी के बीच में अगर 6 जोड़ते हैं तो पी आता है, जबकि आर और डब्लू को अगर 5 जोड़ेंगे तो डब्लू आएगा। एच से अगर एम को जोड़ेंगे तो 5 + 5 है। ए से अगर एफ तक जाएंगे तो +5 है, जबकि यहाँ 6 है, इसलिए आंसर ये हो। अगर 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो अगर हम 12 जनवरी 2004 से 12 जनवरी 2011 तक जाते हैं तो हो जाएगा 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1। आपको समझ में नहीं आ रहा कि 2 कैसे लिख दिया। ये लीप वर्ष में 2 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 366 दिन होता है। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो +2 शेष बच जाता है। वहीं 365 दिन नॉर्मल डेज में होता है, 7 से डिवाइड करते हैं तो +1 बच जाता है। तो ये 2004 का है तो लीप ईयर्स है। 2005 में 1 बचेगा, 2006 में 1 बचेगा, 7 में 1 बचेगा, फिर 2008 में 2 बच जाएगा, फिर 9 में 1 बचेगा, फिर 10 में भी 1 बचेगा। ठीक है। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ठीक, 11 तक पहुंच गए, 2011 तक। तो ये हो गया, प्लस सबको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑड नंबर अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 बच जाता है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 12 जनवरी से 31 जनवरी तक जाएंगे, इकतीस जनवरी तक जाएंगे तो यहाँ बचेगा 19 दिन एक्स्ट्रा। और फिर यह है 26 फरवरी तक जाने में हमें, फिर ये 31 जनवरी से फिर 26 फरवरी जाने में यहाँ +26 दिन हो जाएगा। तो 19 + 26 जो है 45 होता है। अगर 45 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से ऑड नंबर जो है हमारा 3 बचेगा, क्योंकि 42 लास्ट कट जाता है। 3 प्लस यहाँ से हमारा 2 ऑड नंबर बचा था और ये हो गया +5। तो +5 अगर हम सोमवार में जोड़ते हैं तो इसका आंसर हो जाता है शनिवार। ठीक है, इसका आंसर शनिवार हो गया। जिस प्रकार पनीर जो है दूध से बनता है, पनीर जो है दूध से बनता है, उसी प्रकार शराब अंगूर से बनता है। इसका संबंध देखें तो 15 गुना 2 -1 करते हैं तो 29 आता है। उसी प्रकार 22 गुना 2 करेंगे -1 करेंगे 43 आएगा। और 35 गुना 2 -1 करेंगे तो बचेगा 70 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 69 बचेगा। यही सवाल का आंसर है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो यहाँ 6 हो गया। और यहाँ अगर देखते हैं अगला नंबर से जुड़ जाता है, तो यहाँ 6 हुआ, यहाँ 7 होगा और यहाँ 13 होगा। ये n का ऐसे नियम हो गया, तो n ये आंसर हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम फास्ट चलते हैं। 6-7 लोग हैं। इसका अगर हम
अभी बनाएंगे। बैठाएंगे तो ये हो गया आपका। यहाँ अगर हम Q को बैठाते हैं तो यहाँ M बैठाना होगा, M यहाँ O होगा, यहाँ N होगा, यहाँ P होगा और L फिर यहाँ R होगा। और कहता है L से स्टार्ट करने के बाद अगर हम सारे नंबर को उसके अथी के अनुसार बैठा दें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बैठाएं, तो ये ऐसे बनेगा। क्योंकि हमने L यहाँ रखा है तो L के बाद M होगा, M के बाद N होगा, O होगा, यहाँ P होगा, यहाँ Q होगा, यहाँ R होगा। ठीक है, तो कहता है तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहा? कितने व्यक्ति का स्थान अपरिवर्तित रहा? तो 5 लोगों का अपरिवर्तित रह गया। क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम किस लड़ाई में से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, यानी बक्सर की लड़ाई से संबंध है। क्योंकि मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम और जो है बंगाल के नवाब जो थे मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और सम्राट जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलके जो है एक साथ थे और उधर से अंग्रेज थे। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और हम लोग बक्सर का युद्ध हार जाते हैं। और वहीं से माना जाता है कि इंडिया का जो है गुलामी स्टार्ट हो जाती है, जो कि पूरा देश जो है अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? ये कथन था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कि राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, इनका कहना था कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, ये गांधी जी के धर्म का तात्पर्य था नैतिक मूल्य। हम लोग जो धर्म समझते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं, उनका कहना था धर्म हमारा नैतिक कर्म है के अनुसार से डिसाइड होगा। ठीक है, जो नैतिक मूल्य है हमारा वही हमारा धर्म है। जबकि मैकियावेली, कार्ल मार्क्स राजनीति में धर्म को अफीम की तरह मानते हैं, यानी विष की तरह मानते हैं। गांधी जी ने एक और कथन कहा था, करो या मरो। जबकि भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर ने अली ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 अगर देखते हैं, कहता है भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम एआई का पहला, भारत का पहला जो है, इसका नाम है इंद्रजाल। क्या है? इंद्रजाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, भारत के किस राज्य में भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे? तो ये थे राजस्थान के। राजस्थान के पहला मुख्यमंत्री कौन थे जो कि भाजपा से संबंधित रखते थे? तो भैरव सिंह शेखावत थे। भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, भारत वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? तो इसका आंसर है एनालेना बेयरबॉक, यही आंसर है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के पहले अध्यक्ष हैं। ये जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। यह पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली और सबसे कम उम्र की महिला हैं। जबकि 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष जो है फिलोमेन योंग थे और 78वें जो है डेनिस फ्रांसीसी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें,
8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया? तो ये कौन सी जगह है? ये है आपका पुनेरा धाम। पुनेरा धाम में जानकी मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है। 99 की बात करें तो महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियन ने किसको हरा कर जीता था? तो इसका आंसर है सी, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन के विकास सूचकांक यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है आपका 39वां, 39। ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा अगर हम जानने की कोशिश करें, इसमें 119 देश शामिल हैं जिसमें कि भारत का स्थान 39वां है। और 1971 में जर्मनी के क्लॉस श्वाब द्वारा स्थापित विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोगरी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे। किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, यानी त्रिपुरा। 102 नंबर है कि 2025 में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया? तो इसका आंसर है आपका बी, यानी भारत। ठीक है। भारत में इसका मेजबान करेगा। ठीक है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर दिलीप टर्की हैं। और FIH पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट की शुरुआत 1979 में हुई थी और इसे 2021 से यह टूर्नामेंट हर 2 साल में आयोजित किया जा रहा है। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 2023 पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का खिताब जर्मनी ने जीता था और जर्मनी सबसे सफल टीम है जिसने 2023 तक 7 बार टूर्नामेंट जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ये नंबर 11 से विभाजित है तो y माइनस x का संभावित मान क्या होगा? तो 11 से डिविजिबल होने के लिए दो एक जो है भी है कि लगातार जो है इवन इन सब नंबर को जोड़ेंगे, इन सब का जोड़ जो भी होगा और बीच वाले इससे 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 और इस सब का जोड़ का डिफरेंस जो होगा वो होगा, अगर जो नंबर होगा वही 11 से, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो अगर आप देखें तो हम डायरेक्ट ऐसे ना करके हम 7 8 9 x 5 6 3 5 2 0 y है। तो हम लगातार डिफरेंस को देखते हैं, y माइनस 0 यानी y हो गया, 2 माइनस 5 माइनस 3 हो गया, इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 माइनस 6 माइनस 3 हो गया, 5 माइनस x, 9 माइनस 8 1 हो गया और 7 माइनस 0 7 हो गया। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर को जोड़ लें तो अगर देखें 7 8 हो गया और 8 5 13 हो गया, 13 माइनस x और यहाँ अगर देखें -3 -3, ठीक है, -6 हो गया। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, यानी x माइनस वाई
जो भी होगा वो 7 4 होना चाहिए। इसका डिफरेंस अगर 4 होगा तो ही इसका आंसर हो सकता है। तो 103 का आंसर हो जाएगा आपका 4, क्योंकि अगर इसका डिफरेंस अगर x माइनस वाई अगर 4 होता है तो इसमें 4 अगर जोड़ते हैं तो ये 11 आ जाएगा और 11 से डिवाइड हो जाएगा। कहता है पाइप M एक जलाशय को 11 मिनट में भर सकता है। M इसे 11 मिनट में भर सकता है, सॉरी 12 मिनट में। पाइप N इसे 15 मिनट में भरेगा, जबकि O इसे 6 मिनट में खाली कर देता है। इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम जो है 60 हो जाएगा। ये 5 हो गया, 4 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो अगर हम कहता है पाइप O इसे 6 मिनट का, पाइप M और N को शुरुआत के 6 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 6 5 11, 5 4 9 गुना 6, 54 भर चुका है। अब कहता है और पाइप O को 6 मिनट के अंत में खोल दिया जाता है, तो जलाशय कितने समय में खाली हो जाएगा। तो आप अगर देख सकते हैं 54 भर चुका है, ठीक है। इसे अगर देखें तो यहाँ हो गया 54, 9 छक 54 हो गया। यहाँ अगर देखें अब तो ये भी खुल गया, 5 + 4 -10, 9 बचा, यहाँ -1 हो गया। तो इसे खाली करने में क्या आएगा, तो 54 मिनट तो लगेगा ही ना, 54 भरा हुआ है, तो इसका आंसर 54 होगा। कौन सी संख्या बड़ी है, 4/5 यानी 80%, 7/10 यानी कितना हो गया 70%, 3/5 यानी 60%, 6/5 यानी ये सबसे ज़्यादा है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया 120%। एक मिनट रुकिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अगर हम शिव को मान लें और दिलीप को मान लें तो वर्तमान उम्र यानी है 9:10, और कहता है 11 वर्ष बाद उसका 10 और 11 हो जाता है, 10 और 11 हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 है। ये कह रहा है 11 है, इसे हम 11 मान लेते हैं, तो इसको 11 से गुना करना पड़ेगा, यानी सबको 11 से गुना कर दीजिए। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, तो 11 9 99 और 10 10 100। सॉरी, कहता है दिलीप कुमार वर्तमान आयु क्या है। ये आपका मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ गलत किया है। इसका आंसर 99 और शिव और
11 से मल्टीपल हुआ है, 11 9 99 और 11 दें 110, सॉरी सही तो है। ठीक है, आंसर ये हो गया। शरबत के दो मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात, अगर हम इसे देखें, पानी और शरबत का अनुपात, वाटर, पानी और शरबत, ठीक है, 4:3 है। दूसरा अनुपात ये 1 हो गया, दूसरा ये है, कह रहा है 3:2 है। दोनों का क्रमशः 1 और 1:2 मिला। पहले हम तो इन दोनों को बराबर करेंगे। ये 7 हैं, ये 5 हैं, इसको 5 से मल्टीपल करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला जो हो गया यहाँ 20 और 15 हो जाएगा। वहीं दूसरा हो जाएगा आपका 7 या 21 और 7 9 14। अब कह रहा है शरबत का अनुपात किस में अनुपात में मिलेगा, यही कहना चाह रहा है ना, शरबत का अनुपात क्या होगा। तो इसे कह रहा, पहला को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि 1 और 2 में कह रहा है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 20 हो गया, ये 15 ही रह गया, और ये 42 हो गया, और ये 28 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, 2 6 62 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 43 हो जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कहता है सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है कि अंतःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। दूसरा कहता है अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अंतःश्वसन और निःश्वसन दोनों सक्रिय प्रक्रियाएं हैं, जबकि अंतःश्वसन और निष्क्रिय दोनों निष्क्रिय। तो इसमें जो है ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल एक ही ऑप्शन सही है, वो है बी। ठीक है, अंतःश्वसन और निःश्वसन में अंतर क्या है। अंतःश्वसन में क्या होता है, हवा और पानी को श्वसन अंग में ले जाया जा सकता है, हवा या पानी को, जबकि निःश्वसन में वायु या जल को श्वसन अंग में से बाहर निकाला जाता है। पानी और हवा को अंदर लिया जाता है, और निःश्वसन में बाहर छोड़ा जाता है। जबकि अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है और निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अगर पसलियाँ आगे और बाहर की ओर गति करती है, जबकि निःश्वसन में पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर गति करती है। डायफ्राम सिकुड़ जाता है अंतःश्वसन में, जबकि निःश्वसन में डायफ्राम डायफ्राम स्थिर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पक्षी और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी है। स्तनधारी मेढक यूरिया उत्सर्जित प्राणी है। जलीय एम्फीबिया प्राणी जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित प्राणी है, जबकि पक्षी सरीसृप यूरिया उत्सर्जित प्राणी है। तो इसका आंसर है पक्षी और सरीसृप दोनों जो है यूरिया उत्सर्जित प्राणी है, दोनों लोग यूरिया निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करती है, इसे क्या कहते हैं। करने हेतु क्या करना होगा। तो इसका आंसर है कि आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। अगर आवेश पर कोई काम नहीं करेंगे तो ये संभावित सतह पर विस्थापित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है। तो रेशे के जैसा कौन सा प्रयुक्त होगा। तो इसका आंसर है बी और सी दोनों, यानी टेरिलीन और नाइलॉन दोनों जो है रेशक के समान
प्रयुक्त होता है और दोनों एक बहुलक है। ठीक है, दोनों एक बहुलक। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है एक निश्चित तर्क के अनुसार 17 52 से संबंधित है, 42 127 से संबंधित है, उसी तरह 29 से क्या संबंधित होगा? 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करते हैं, उसी तरह तो हो जाता है आपका 52। उसी प्रकार 42 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 तिया 12 और प्लस 1 करते हैं तो 3 दूना 6, 4 तिया 12 प्लस 1 127 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 हो जाएगा, 29 27, 3 दूना 6, 2 8 87 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 88 आंसर हो जाएगा। कहता है जिस प्रकार कैंची कपड़ा से संबंधित है, तो कैंची कपड़ा से काम करता है, कैंची कपड़ा को काटता है, उसी प्रकार कील को उसी प्रकार उस तरह दाढ़ी को काटता है। ये भी तो सही है। 113 का आंसर हो जाएगा ए, उस तरह से हम दाढ़ी को काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, एक एक बढ़ाया गया है, आर को फिर यहाँ पहले 1 किया, उसके बाद डायरेक्ट अपोजिट कर दिया, यानी 3 बढ़ा दिया गया। फिर 3 बढ़ाने के बाद 1 2 3 4 5 6 बढ़ा दिया गया, 7 बढ़ा दिया गया, अब 9 बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑप्शन होगा आर, आपका यहाँ आएगा। अगर इसे आप देखें, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से फिर आप देखें ट्रायंगल तो यहाँ हुआ, यहाँ के बाद आपका इस कॉर्नर पे हुआ, यहाँ से आपका फिर 1 2 3 4 यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, टेबल को लिखा गया TABLE, TABLE को लिखा गया TAELE। तो आप देखेंगे T को तो यहाँ ले आया गया है, E को यहाँ ले आया गया है, अब L यहाँ लाया गया है, A और E लिख दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, B से L को तो यहाँ लाया ही गया है, फिर B से +3 करेंगे, B C D E, यहाँ से 3 हो जाएगा प्लस में, बाकी A को यहाँ लाया गया। उसी प्रकार अगर देखें F R A M E, E को यहाँ लाएंगे, F को लास्ट में ले जाएंगे, M को यहाँ लाएंगे, R को यहाँ लाएंगे, A को आप क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका D। ठीक, तो EMDRE, DRF, ये F, EMDRF, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है ये एक अथी दिए रखा है, उसके अनुसार हमें उसी के अनुसार इसे चुनना है।
इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 55 हो जाता है। यहाँ से अगर 30 को फिर अगर हम यहाँ से अगर यहाँ से 4 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ से 4 नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, जितना से मल्टीप्लाई करके उससे जो है ठीक से देखें तो इसमें हो जा रहा है पाँच का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जा रहा है। यानी 3 का स्क्वायर 3 का 9 हो जाएगा, ये आंसर है। इसमें अगर देखें 117 नंबर, कुछ कूलर मिक्सर है। कुछ मिक्सचर कैंची हैं। कुछ कैंची चाकू है। तो ऑप्शन है कि कुछ चाकू मिक्सचर हैं, कुछ चाकू मिक्सचर हैं, कुछ कैंची कूलर है, कुछ कैंची कूलर है, कुछ चाकू कूलर है, कुछ चाकू कूलर है, कोई भी चाकू मिक्सचर नहीं, कोई भी चाकू मिक्सचर नहीं। तो ऑप्शन 4 को देखें, ऑप्शन 1 को देखें तो दोनों में से कोई एक होगा। तो कहता है इसका आंसर हो जाएगा 17 का। कोई भी निष्कर्षण सही नहीं निकल रहा। अगर ऐसा ऑप्शन रहता कि या तो 1 या ऑप्शन 4 मिलता है तो ये आंसर हो सकता था। इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर बी हो गया। ठीक है। इसमें कह रहा है ये मोड़ने वाला आ गया। पहली बार इसे मोड़ा, इसको अगर हम इधर से खोलें तो पहली बात तो एक ऐसे प्रकार का बनेगा, ये है तो ये भी इसी तरह बनेगा, इस तरह, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो इसे आप देखेंगे तो ऊपर से दोनों नीचे टाइप का बनेगा, ये सही हो सकता है। उसके देखें तो ये वाला सही है और ये वाला सही है। ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये भी सही है। ये ऊपर है, ये नीचे हो जाएगा, ये सही है। फिर इसे सही रखा गया। इसमें अगर देखा जाए तो ये ऐसे रख दिया गया जो कि गलत है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। कहता है ऑर्थोपेडिक जो है हड्डी का इलाज करता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है कार्डियो यानी हृदय का इलाज करता है। 5 अध्यापक जो है UVWXY उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है। क्यों एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो यू जो है भी के बाएं ओर है और डब्लू के दाईं ओर है। यू जो है डब्लू के दाईं ओर और भी के बाईं ओर है। वाई जो है बाएं छोर पर है। वाई बाएं छोर पर हो गया, तो बचा क्या, एक्स दाईं छोर पे। पंक्ति के मध्य कौन बैठा हुआ है, तो यू बैठा हुआ है। आंसर यू हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है ए ने 2 वर्ष के लिए 8% की साधारण ब्याज पर इतना रुपया जमा किया, 15,625, यानी 1,56,250 रुपये। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर में यह धनराशि निवेश की जाती तो 2 वर्ष के बाद ए के खाते में कितनी अधिक धनराशि होती, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर हम
बात करें 2% की दर से 8% की दर से 2 साल यानी 16%। और अगर हम इसकी बात करें 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर हुआ तो 8% तो ये हो गया प्लस 8% प्लस 8 गुना 8/100 यानी 16.64% हो जाएगा। तो मात्र 64% ज़्यादा हुआ, 64% इसका निकालेंगे, ठीक है। 15,625 जीरो का 0.64%। एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो और आ जाएगा, यहाँ हटा दें 1 जीरो तो 2 जीरो और आ गया। इससे अगर कटाते हैं तो 25 चौका 100 हो जाता है, यहाँ से कटाएंगे तो 625 बार में कट जाएगा, ठीक है। 40 से अगर इसे कटाते हैं 16 चौको 16 से कट जाएगा, ये 10 से कट जाएगा। अगर 5 से इसे कटाते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 125 बार में कट जाएगा। और 2 से इसे कटाते हैं तो 8 बार में कट जाएगा। तो 125 अट्ठी कितना होगा? 1000 हो जाएगा। यही आंसर है इसका। अच्छा, कुछ क्वेश्चन छूट गया लगता है पीडीएफ से, उसे अगले वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। कहता है एक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करना और पी का वैल्यू निकालना है। कह रहा है 25 गुना ये है, तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कुल मिला के देखते हैं तो 25 4 + 3p/5 -3 गुना 8 बराबर 26 है। 8 3 24 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 24 दूना 48 दो 50 हो जाएगा। और 5 से इसे कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। और फिर इसे 5 से कटाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी 4 + 3p बराबर 10, यानी 3p बराबर 6, p बराबर 2 आ जाएगा। आंसर यही है। कहता है XYZ में 50,000 मतदाता है XYZ जिले में, उसमें से 20% जो है शहरी मतदाता है और 80% ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव में 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। अगर मान लिया जाए 5,000 मतदाता हैं, उसका 20% निकालेंगे 50,000 का, 50 गुना 100 यानी 10,000 इधर रहे और 40,000 इधर रहेंगे, यानी ये ग्रामीण है, यानी विलेजर हैं, ये सिटी वाले हो गए, ठीक है। इसका किसी चुनाव में 25% ग्रामीण, इसका अगर 25% निकालें तो 1/4 होता है, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 इधर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा, माइनस करेंगे 10,000 तो यहाँ 30,000 बच जाएगा। और कहता है ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है। इसके भी 60% यानी यहाँ हो जाएगा 6,000 इधर। इस गांव चले गए, गांव चले गए तो इसका मतलब क्या है? अगर 60% 50 का ही 60% हो गया, दोनों का 60% ईमानदार हैं, तो 6 × 25 यानी 30,000 तो ईमानदार हैं, 30,000 ईमानदार हैं, 30 तो आप निकाल लीजिए। और कहता है 70% मेहनती हैं। कुल मिला के कहें तो 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं।
यहाँ 35% दोनों हो जाएंगे, तो 35% बीच में रखिए। तो सॉरी, यहाँ अगर रखें तो यहाँ तो 35% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25%। ये ईमानदार भी हैं और मेहनती भी हैं, और इधर से 35% बचा है। तो कह रहा है दोनों चुनाव में उम्मीदवार जो है ए और बी उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार बी को पूरी शहरी वोट मिले, पूरे शहर के वोट मिले। पूरे शहर के वोट कितने थे? 30,000। जबकि ग्रामीण उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। यहाँ 20,000 हुआ। उन मतदाताओं में ने अपना मत नोटा पर ही डाला जो ईमानदार और मेहनती हैं। ईमानदार और मेहनती यानी 35% जो है ईमानदार और मेहनती हैं, तो 35% लोगों ने जो है नोटा पे डाल दिया। ठीक है, तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में कितने वोट पड़े? अगर 35% निकालेंगे 50,000 का, तो अगर 100 का निकालते हैं 35% 35 निकालता है 17,500 निकलेगा। तो ये तो सब में ऑप्शन सही है। और कहता ए को कितना मिला? अगर हम इसे बात करें तो 25% बचा। 25% निकालेंगे तो आ जाएगा यानी 20,000 का अगर बचा 35% निकाल देते, बचा यहाँ कितना आपका 25, 5 5 10 5 15 5 1 3 3 6 2 8 85% बचा 15%। यानी इसका आंसर आपका आ जा रहा है अगर उम्मीदवार ए की बात करें, नोटा वोट मिलने माइनस करने के बाद 19,500 वोट पड़ेंगे। और इसमें से अगर ग्रामीण क्षेत्र में नोटा वोट माइनस करेंगे तो 13,000 वोट बचेगा, और 17,550 तो नोटा को मिले। ठीक। साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया को अगर देखा जाए तो आपका मोनेरा में वर्गीकृत किया जाता है। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त होता है? तो कौन सा रंग उपयुक्त होता है? तो कार्मीन जो है कलर सबसे उपयुक्त होता है। 139 कहता है कि रेडियो तरंग भवनों की चारों ओर तत्परता से विवर्तित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंगें भवनों की चारों ओर नगण्य रूप से विवर्धित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगें क्या होती है? प्रकाश तरंगों की अपेक्षा लंबी तरंगदैर्घ्य वाली होती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 140 की, तो इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। ठीक है, तो है क्लोर एम्फिनिकॉल, थायरॉक्सिन, क्लोरोक्वीन और क्लोरोफॉर्म। तो आप बात करें तो ये कॉलम 2 में है कि कहाँ मिलता है ये सारे केमिकल। उसको अगर ठीक से हम मिलाएं तो क्लोरो एम्फिनिकॉल जो है एक टाइफाइड बुखार है। ठीक है, जबकि थायरॉक्सिन जो है एक गलगंड है। क्लोरोक्वीन की बात करें तो एक मलेरिया के कारण होता है।
ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो है एक संज्ञाहारी है। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन देख लें, 1 का 3, एक ही ऑप्शन में है, आंसर ए हो जाएगा। यहाँ अगर देखें इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि अगर 9 गुना 6 को 45 लिखा जाए, 7 गुना 4 को 33 लिखा जाए, 6 गुना 4 को 30 लिखा जाए, तो 5 गुना 3 को क्या लिखेंगे? इसमें अगर देखते हैं इसका रिलेशन ये है कि 9 प्लस 6 को अगर जो भी आएगा उसको गुना करके 9 माइनस 6 के साथ गुना कर देते हैं, यानी 9 6 15 गुना 9 माइनस 6 यानी 3, 15 तिया 45 आ जाता है। उसी प्रकार 7 प्लस 4 गुना 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, यहाँ बचा 7 4 11 गुना 3, 33 हो गया। उसी प्रकार अगर देखें 5 प्लस 3 गुना 5 माइनस 3 यानी 5 3 8 गुना 2 बराबर 16 आ जाएगा। यही सवाल का आंसर है। कथन और निष्कर्ष की बात करें, कथन कहता है यदि आपको दवा से कोई समस्या हो तो आप 1 सप्ताह में दोबारा दिखा सकते हैं। ये डॉक्टर ने रोगी को कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? यदि आपको दवा से कोई समस्या होती है, दवा से समस्या की बात कर रहा है, तो आप 1 सप्ताह के अंदर, कितने दिन के अंदर? 1 सप्ताह के अंदर दोबारा दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है? निष्कर्ष क्या निकलता है? डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी होगी। हाँ, डॉक्टर मुलाकात का समय देने से बेहद सहायक है। ऐसा कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन है कि धारणा 1 गलत है, ये तो सही है, तो ये तो गलत हो गया। धारणा 2 निहित है, धारणा 2 भी सही है, ये भी सही है। कहता है धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। हाँ, दोनों निहित है, क्योंकि समय देने में आसानी है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर आप दोबारा मिल सकते हैं, तो सही है। अब कह रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज, इसकी गणना करना है। तो आप अगर देखें तो 1 तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5 यहाँ हो गया। 5 तो एकदम सवाल डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। तो एक तो त्रिभुज आपका यहाँ से ये बन रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज आपका यहाँ से ये बन रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज आपका और बनेगा यहाँ से ये। 8 तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और 2 त्रिभुज और बनेगा। आप अगर ठीक से ध्यान से देखें तो यहाँ से आप कर देखें, एक तो आपका यहाँ से यहाँ तक बना, एक आपका बनेगा
यहाँ से यहाँ तक एक बना आपका, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी 10 ट्रायंगल बनेगा। इसमें अगर देखा जाए तो कहता है असंगत कौन सा है। असंगत की बात करें तो आप अगर देखेंगे ए, जितना एंगल है उतना अंदर में गोला है, जबकि औरों में देखेंगे तो कम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 47 की बात करते हैं। एक विशाल पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। विशाल दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है। ठीक है, इस तरह मुंह करके खड़ा है। फिर वह उसी बिंदु से दक्षिणावर्त जो है घूमता है। इससे इधर आप घूमता है कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर घूम गया। ठीक है, इसके बाद वो 45 डिग्री और घूमता है, यानी यहाँ इस साइड आ गया। तो उसका मुंह किस ओर खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा उसका आंसर सी। कहता है x की वर्तमान आयु का 2 गुना, मान लिया जाए x है, वायु है, y के वर्तमान आयु के 6 गुना से 7 वर्ष कम है। अगर x की बात करें, y का वर्तमान आयु का 6 गुना, यानी y गुना 6 माइनस 7 बराबर हो जाएगा x गुना x2, 2x। ठीक है, तो यानी आप इसे अगर करें तो यानी 2x बराबर आ गया 6y माइनस 7। वहीं p की वर्तमान आयु x की आयु से 2 गुना है। p का वर्तमान आयु जो है 2x हो गया, तथा y जो है q से 8 वर्ष छोटा है। y जो है q से 8 वर्ष छोटा है। यदि p q से 50 वर्ष बड़ा है, अगर आप देखें इसे, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें, एक मिनट। तो अगर आप देखें 6y, एक मिनट, 6y माइनस 2x बराबर 7 आ गया। p की आयु जो भी होगी वो 2 गुना है x का, और q माइनस वाई बराबर 8 है, तो q बराबर क्या हो गया, y प्लस 8 हो गया। ठीक है, और ये भी कह रहा है p जो है p माइनस क्यू बराबर 50 भी दे रखा है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो आ गया है 2x माइनस 8 प्लस वाई बराबर 50। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2y प्लस माइनस वाई बराबर 58 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा,
58 आ जाएगा। ठीक है, 2 ये x है। ठीक है, यहाँ से अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा y की वैल्यू 13। ठीक है, तो y की वैल्यू 13 निकल जाएगा और यही सवाल का आंसर है। कहता है तेल जो है बीज से निकलता है, तो धातु किससे से निकलेगा? अयस्क से निकलेगा। कहता है पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और दक्षिण को पूर्व कहा जाए, पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर को पश्चिम कहा जाए, तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूर्व में होता है। तो पूर्व को क्या कह रहे हैं? उत्तर कह रहे हैं, तो आंसर है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हंटर को आप देखेंगे पहला को दूसरे स्थान पर भेजा गया, तो पहला को दूसरे स्थान पर भेज देंगे, यानी m सेकंड स्थान पे होगा। अब और दूसरे को पहले स्थान पर आया, यानी am हो जाएगा। am जहाँ भी देखिए वहाँ मार दीजिए, आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 150 यानी अंतिम क्वेश्चन है। कहता है फन को 6, 21 और 14 लिखा, यानी क्या? f का 6, u का 21 और n का 14, 10 को t का 20, e का 5, n को 14, f को 6, e को 5, 6, 5, 5, t को 20 आंसर। ये सेट यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।